युवती को रागिनी की सारी यादें मिल गई। इन यादों से उसे इतना तो पता चल गया था कि रागिनी का अभी तक जीवन बहुत ही कठिन रहा। उसने खुद से कहा, तुम्हारा जीवन बहुत मुश्किल रहा है रागिनी, और शायद इसीलिए तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई। पर आज से और अभी से मैं रागिनी, और मैं वादा करती हूँ कि जिन जिन लोगों ने तुम्हें मारा, मैं उनसे तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। इसके बाद वो रागिनी की यादों की मदद से अपने दक्षिणी महल की तरफ बढ़ गई। दक्षिणी महल वही जगह थी जहाँ रागिनी अपने विवाह के बाद राजधानी में रहती थी। उसकी शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन उस लड़की ने आज तक अपने पति को नहीं देखा था। हालांकि युक्ति समझ रही थी कि तीसरे महामहिम मूर्ख रागिनी से विवाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए युद्ध के बहाने दूर चले गए। शायद अगर युक्ति भी उनकी जगह होती तो ऐसा ही करती, लेकिन उसने साफ साफ उस हत्यारे के मुंह से सुना था कि रागिनी को मारने का आदेश तीसरे महामहिम ने दिया था। इसका साफ मतलब था कि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, जो युक्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आखिर इन सब में रागिनी की क्या गलती थी? वो तो पूरी तरह निर्दोष थी। यही सोचते सोचते वो दक्षिणी महल के पास पहुंच गई, पर तभी उसे वहां अपनी बहन यामिनी नजर आई, जो सैनिकों से कह रही थी वो अपनी छोटी बहन रागिनी से मिलने आई। अब से मैं युक्ति को रागिनी ही बोलूंगी, जो आप लोग समझ जाइएगा। उसकी बात सुनकर रागिनी तुरंत सैनिकों से छिपते छिपाते पिछले दरवाजे से अपने कमरे में के खिड़की की मदद से अंदर पहुंच गई। दरवाजे के बाद जब उसने चुपके से देखा तो यामिनी अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। उसने तुरंत अपना काला चोगा उतार कर उसे अपनी अलमारी में छुपा दिया और अपने कपड़े भी बदल लिए, क्योंकि उसमें खून लग गया था। रागिनी कपड़े बदले और जैसे ही दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, यामिनी के आने का इंतजार करने लगी। यामिनी उसके कमरे का दरवाजा खोलती उससे पहले वहां पर एक 18 साल की लड़की खड़ी हो गई। उसने सिर झुकाते हुए कहा, माफ कीजिएगा राजकुमारी यामिनी, लेकिन आप इस वक्त अंदर नहीं जा सकती। मेरी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है, वो इस समय आराम कर रही है। कृपया करके आप उनसे बाद में मिल लीजिएगा। यामिनी ने गुस्सा होते कहा, तुम तुच्छ दासी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे मुझे मना करने की? वो मेरी बहन और मैं जब चाहे उससे मिल सकती हूँ। पता नहीं तुम लोग मेरी बहन का ध्यान अच्छे से रख रहे हो या नहीं। माफ़ कीजिएगा राजकुमार, लेकिन मेरी मालकिन की तबीयत खराब और वो अभी भी सोई, इसलिए मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकती। यामिनी ने उसे जोर से धक्का देते हुए कहा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं बस उसे देखकर बाहर निकल आऊँगी। लेकिन फिर दासी, जिसका नाम बिन्नी था, वो वहाँ से टस से मस नहीं हुई। अंदर रागिनी समझ गई कि इस दासी को जरूर कुछ पता है कि वो अंदर नहीं, इसलिए वो यामिनी को रोक रही है। उसे याद आया कि महल के कोई भी दास या दासी रागिनी का सम्मान नहीं करते थे, बिन्नी के सिवाय। सिर्फ एक वही थी जो हमेशा उसे बचाने की कोशिश करती रहती है। बाहर यामिनी ने जानबूझकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम मुझे अंदर जाने से बार बार क्यों रोक रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बहन इस वक्त कमरे में नहीं है? उसका अब विवाह हो चुका है, इस वक्त वो अकेले कहा गई है। दासी से बार बार रोके जाने पर महल में काम करने वाले वैसे ही उन्हें चुपके चुपके सुन रहे थे। जब उन्होंने उसकी ये बात सुनी, रागिनी अंदर नहीं है, तो वे आप आस पास में खुसर पुसर करने लगे। वो लोग रागिनी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, जो बहुत ही अच्छी नहीं थी। क्या रागिनी अंदर कमरे में नहीं है? हे भगवान, हमारे महान देवता, ये किस बदसूरत पागल के साथ फंस गए? पता नहीं वो इस वक्त किसके साथ होगी, पता नहीं क्या करेगी। अरे हमारे युद्ध देवता की शादी तो किसी सुंदर सुशील और गुणी लड़की से होनी चाहिए थी। ये सारी बातें सुन के यामिनी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर उसने तुरंत इसे छुपा लिया। यामिनी हमेशा से ही महान युद्ध देवता की पत्नी बनना चाहती थी। रागिनी के विवाह के बाद भी उसने ये सपना नहीं छोड़ा था, बल्कि वो उसे बड़ी महारानी के सामने चरित्रहीन साबित करके उसका तलाक कराना चाहती थी और उनके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। मैं पहले ही बता देती हूँ, तीसरे महामहिम, तीसरे राजकुमार या फिर युद्ध देवता कोई अलग अलग इंसान नहीं, बल्कि तीनों ही एक ही इंसान है जिससे हमारी रागिनी की शादी हुई है। जैसा यामिनी चाहती थी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। यामिनी आज यहाँ आई थी रागिनी की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने। उसे आज ही एक दिन में एक अज्ञात संदेश मिला कि रागिनी अपने महल में नहीं है, इसलिए वो संदेश मिलते ही यामिनी तुरंत यहाँ आ गई। यामिनी ने फिर से बिन्नी को हटाने के लिए कहा, लेकिन बिन्नी वहां से हटना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि रागिनी अंदर नहीं है, और अगर ये बात इसकी सौतेली बहन को पता चली तो वो इस बात को लेकर बड़ा बतंगड़ बनाएगी, जिससे रागिनी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी।
अंदर रागिनी समझ गई थी कि जरूर इस दासी बिन्नी को पता है कि वो इस महल में नहीं है और वो इसे बचाने की कोशिश कर रही है। तभी एक चटाक की आवाज गूंजी। ये थप्पड़ यामिनी ने बिन्नी को मारा था। यामिनी ने गुस्से से कहा, तुम सिर्फ एक दासी हो, दासी बनकर रहो। ये कहकर उसने अपना हाथ फिर से थप्पड़ मारने के लिए उठाया, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा एक क्लिक के साथ खुल गया और रागिनी सबको नजर आने लगी। इस वक्त रागिनी ने महल में पहनने वाले आरामदायक कपड़े पहने थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी सो के उठी है। उसकी आंखों में दुनिया भर की मासूमियत नजर आ रही थी। जब लोगों ने रागिनी को अंदर से दरवाजा खोलते देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वे लोग जो बातें कर रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं था। रागिनी अंदर ही थी। बाहर आते ही रागिनी ने तुरंत बिन्नी को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो यामिनी के थप्पड़ से बच गई। यामिनी ने सबसे पहले अपनी बहन को ऊपर से नीचे तक तैयार देखा तो उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने तुरंत ही इसे छुपा लिया और डर के भाव को बनाए रखा। रागिनी को अपने सामने खड़ा देखकर बिन्नी की आंखों में आंसू आ गए। सबको भले ये लग रहा हो कि ये आंसू से थप्पड़ के दर्द के कारण आ रहे हैं, लेकिन असल में ये आंसू तो रागिनी को ठीक ठाक उसके कमरे से बाहर निकल कर आते हुए देख कर आ रहे थे। रागिनी ने बिन्नी को बड़े ही मासूमियत से देखते हुए पूछा, दर्द हो रहा है? उसने बिन्नी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो चलो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में छुप जाओ, फिर तुम दीदी की मार से बच जाओगी। बिन्नी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा और हिला दिया और कहा, नहीं नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा राजकुमारी। रागिनी ने यामिनी की तरफ डर से देखते हुए कहा, मैं भी जानती हूँ तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत दर्द होता है जब दीदी मुझे मारती थी। तुम मुझे बता सकते हो, मैं भी तो तुम्हें बता जब मुझे दर्द होता है। ये बोलते वक्त रागिनी के चेहरे पर एक पल के लिए सातिर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने पल में ही उसे छुपा लिया। जब आसपास के लोगों ने उसकी बात सुनी कि तो यामिनी को अजीब नज़रों से देखने लगे। यामिनी की तरफ देखने का उनका नज़रिया ही बदल गया, मानो वे ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हो कि उन लोगों ने अभी अभी अपनी इस मूर्ख बदसूरत राजकुमारी के मुँह से जो सुना उसका मतलब क्या था। क्या ये सुंदर, संस्कारी और चार कलाओं में निपुण राजकुमारी यामिनी वाकई कोई विनम्र इंसान है, या फिर कोई दुष्ट जो अपनी ही बहन पर अत्याचार करती है? रागिनी ने जब अपनी आंखों के कोनों से देखा तो वो समझ गई कि उसकी चाल पूरी तरह से कामयाब हो रही है, लेकिन वो इस यामिनी को थोड़ा और सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए उसने बिन्नी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो बिन्नी, मेरे कमरे में छुपो, वरना अगर बड़ी बहन को गुस्सा आए तो वो तुम्हें कोड़ों से मारेगी। कोड़ों से मार खाने पे बहुत दर्द होता है। जब पिछली बार दीदी ने मुझे मारा था तुमने देखा था ना, मेरे पीठ से कितना खून निकल रहा था। ये तुम्हारे गाल के थप्पड़ से भी ज़्यादा दर्दनाक था, इसलिए जल्दी करो और चलो मेरे साथ कमरे में। बाद में हम दरवाज़ा बंद कर लेंगे। दरवाज़ा बंद होने के कारण दीदी अंदर नहीं आ पाएंगी। कोड़ों से मार खाने पे बहुत दर्द था। जब पिछली बार दीदी ने मुझे मारा था तो तुमने देखा था ना कि मेरे पीठ से कितना खून निकला था। ये तुम्हारे गाल के थप्पड़ से भी ज़्यादा दर्दनाक था, इसलिए जल्दी करो और मेरे साथ कमरे में चलो। बाद में हम दरवाज़ा बंद कर लेंगे। दरवाज़ा बंद होने के कारण दीदी अंदर कमरे में नहीं आ पाएंगी। जब लोगों ने रागिनी की बात सुनी तो यामिनी के बारे में बात करने लगे। क्या राजकुमारी यामिनी अपनी ही छोटी बहन को कोड़े से मारती है? अरे अगर वो तो बेचारी मूर्ख और बदसूरत है, उसमें उसकी क्या गलती? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर और सुशील दिखने वाली राजकुमारी का असली चेहरा ऐसा है। वे लोग ऐसी यामिनी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। विन्नी अपनी मालकिन की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसकी ये छोटी मालकिन हमेशा अपने परिवार से डर से छुप जाया करती, चाहे उनका परिवार कितना भी अत्याचार करे, वो अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलती थी। लेकिन आज उसे अपने मालकिन अजीब व्यवहार करती नजर आ रही थी, मानो कि उसकी मालकिन में कुछ बदल तो गया है, लेकिन क्या उसे समझ नहीं आ रहा था। विन्नी को अपनी तरफ देखते हुए देखकर रागिनी ने उसे पुकारा, विन्नी तुम मुझे क्या देख रही हो? जल्दी करो, चलो अब मेरे कमरे में। दीदी अब मुझे कोड़े नहीं मार सकती, तुम्हें पता है क्यों? मुझे जल्दी पूछो क्यों? रागिनी ने मुस्कुराते विन्नी से सवाल कहा। विन्नी ने बड़े ही मुश्किल से आंखों में आए आंसुओं को रोका और पूछा क्यों। उसका सवाल सुनकर रागिनी बच्चों की तरह मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। भले ही वो काली नजर आती, लेकिन उस प्यारी मुस्कान के साथ बहुत ही आकर्षक लग रही थी। विन्नी को आज उसकी छोटी मालकिन सिर्फ कुछ अलग ही नहीं बल्कि थोड़ी कॉन्फिडेंस और उत्साहित भी नजर आ रही थी। विन्नी ने मन में सोचा, मालकिन आप कहाँ गई थी मुझे नहीं पता, लेकिन आपके अंदर बदलाव आया है वो बहुत ही अच्छा है।
मालकिन बिन्नी रागिनी को ऐसे देख बहुत ही खुश हो रही थी। रागिनी वो इस वक्त बिन्नी का हाथ पकड़ते हुए उससे नहीं बता था कि उसके दासी के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। रागिनी के बोलने से पहले उसे एक सरसरी नज़र वहां से सभी नौकरों पर लेकर सैनिकों पर डाली। फिर उसने यामिनी को देखा, जिसका चेहरा इतने गुस्से में था कि वो अभी उसकी जान से मार देगी। यामिनी का गुस्से वाला चेहरा देखकर उसे याद आया कि वो पुरानी रागिनी को इसी तरह डराया धमकाया और मारा करती थी। चाहे उसके पास डराने या मारने का कारण हो या न हो, उसे अपनी छोटी बहन पे अत्याचार करना बहुत ही पसंद था। परिवार में ज़्यादातर अत्याचार उसकी इसी बहन के बहकावे पर ही होते थे। वो अक्सर अपनी सारी गलतियों का जिम्मेदार रागिनी को ठहरा देती थी और उसके हिस्से की मार भी रागिनी को ही खानी पड़ती थी। लेकिन ये रागिनी नहीं युक्ति जो खुद पर किसी के अत्याचार नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए बिना खुद को इन लोगों के सामने उजागर किए वो इनके मन में अपना थोड़ा डर बैठाना चाहती थी। उसने रागिनी की यादों में नौकरों से लेकर सैनिकों तक के अपमानजनक रवैयों को देखा था। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कम से कम इस महल में रहने वाले लोगों के अंदर डर बना रहे, ताकि यहाँ रहते हुए उसके आगे थोड़े दिन शांतिपूर्ण रहे। उसने बिन्नी को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि बड़ी महारानी ने मुझसे कहा था कि मैं अब शाही परिवार का हिस्सा हूँ, इसीलिए कोई भी मुझे अब डरा या धमका नहीं सकता। बिन्नी ने जब रागिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसकी मूर्ख मालकिन को तो ये सब बातें समझ ही नहीं आती थी। लेकिन आज उसकी यही मालकिन खुद को शाही परिवार का सदस्य बता रही थी, ताकि लोग उसे धमका न सके। बिन्नी ने जब रागिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसकी मूर्ख मालकिन को ये सब बातें समझ ही नहीं आती थी। रागिनी ने देखा कि बिन्नी उसे हैरानी से देख रही, तो रागिनी से मासूमियत से समझाते कहा, बड़ी मालकिन ने कहा था अगर कोई मेरा अपमान करेगा तो शाही परिवार का अपमान माना जाएगा, और जो भी शाही परिवार का अपमान करेगा उसको और उसका पूरे परिवार का सिर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए बड़ी महारानी ने मुझसे कहा कि अगर कोई भी मुझे डराता है धमकाता तो मैं सीधे उन्हें बता सकती हूँ, बाकी की चीज़ें वो खुद संभाल लेंगी। इस दुनिया में किसी भी साम्राज्य में शाही परिवार सर्वोच्च शक्ति होती है, इसलिए आम जनता की किस्मत का फैसला शाही परिवार आसानी से कर सकता था। युक्ति खुद एक शाही राजकुमारी होने के कारण इन तथ्यों को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए रागिनी के रूप में उसने इस बात का फ़ायदा उठाया कि वो शाही परिवार में एक अहम व्यक्ति की पत्नी है। उसने जब अपने आसपास के लोगों का भाव देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसका तीर निशाने पे लगा है। अभी अभी रागिनी ने जो कुछ बोला था उसे सुनकर न सिर्फ यामिनी बल्कि काम करने वाले नौकरों के साथ साथ अंगरक्षकों के दिल की भी धड़कनें बंद हो गई। राज परिवार की तीसरी बेटी भले ही रागिनी मूर्ख बदसूर हो, लेकिन वो इस बात में अपना मुंह नहीं मोड़ सकते थे कि वो अब युद्ध देवता की पत्नी है और सम्राट की छोटी भाभी। अगर सच्चाई यही है कि सम्राट ने खुद उसे विवाह का आदेश दिया, भले ही उसकी शादी बिना दूल्हे के हुई हो, लेकिन शादी तो हुई। अब वो महान सम्राट युद्ध देवता रेयान की अधिकारक पत्नी बन चुकी है। वो सब ये तो भूल ही गए थे कि रागिनी अब शाही परिवार का एक अहम हिस्सा है। रागिनी ने सबको जानबूझकर वहाँ सबको ये बात याद दिलाई कि वो शाही परिवार का हिस्सा थी, इसलिए उसके साथ कोई अपमान या खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। डर से उन लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उनमें से किसी की एक भी शब्द कहने की और या बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन लोगों का म्यूट बटन दबा दिया है। सबसे ज़्यादा तो नौकरों और अंगरक्षकों के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि बड़ी महारानी के आदेश थे कि उन्हें रागिनी को अच्छे से देखभाल करनी, उसकी सारी बातें मानी हैं। लेकिन वो लोग रागिनी को हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इस निवास में रहते हुए भी वो लोग उसे हमेशा नज़रअंदाज किया करते थे। उस आवास में रहते हुए वो ये लोग भूल गए थे कि रागिनी भले ही मूर्ख हो, लेकिन वो एक शाही परिवार की हिस्सा थी, इसलिए उसकी तुलना नौकरों से नहीं की जा सकती, और साथ ही साथ वो इस निवास की मुख्य मालकिन भी थी। यामिनी ने जब सबके डर से भरे चेहरे देखा तो उसके चेहरे का भी रंग सफ़ेद पड़ गया। उसके पिता ने भी उसे हमेशा एक ही नसीहत दी थी, चाहे जो करो लेकिन कभी शाही परिवार के किसी सदस्य का अपमान मत करना, क्योंकि शाही परिवार के सदस्य का अपमान मतलब शाही सम्राट के अहंकार को ठेस पहुंचाने के बराबर माना जाता है।
जब सम्राट को ठेस पहुंचती है तो पूरे के पूरे कबीले का सर्वनाश होता है। यामिनी को आज अपने पिता के कहे हुए शब्दों की याद आएगी। शुक्र है कि मेरे सामने मेरी ये छोटी बहन एक मूर्ख है, वरना आज मुझे कोई नहीं बचा सकता था। ये सोचते हुए उसने एक राहत की सांस ली। यामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गड़बड़ कहाँ हुई। सब कुछ तो उसके सोच के मुताबिक ही हो रहा था, लेकिन अंत में वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। वो यहाँ पर रागिनी की प्रतिष्ठा बर्बाद करने आई थी, पर न सिर्फ वो अपने मकसद में नाकाम भी हुई, बल्कि रागिनी की मूर्खतापूर्ण बातों की वजह से यहाँ खुद उसकी छवि उसे लोगों के बीच खतरा खराब होती हुई महसूस हुई। लेकिन बात जो भी हो, उसे अपने छवि को लोगों के बीच बर्बाद होने से बचाने के लिए कुछ करना होगा। उसने जैसे ही रागिनी को उसके कमरे में जाते देखा, उसने तुरंत अपने रवैये को पूरी तरह बदलते हुए प्यार से उसकी तरफ देख के कहा, मेरी छोटी प्यारी बहन, तुम अब किस बारे में बात कर रही थी? क्या कभी ऐसा हुआ कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया हो? मैं भला तुम्हें कैसे धमका सकती हूँ? पिछली बार तुमने गलती की थी, इसलिए बस पिताजी ने तुम्हें डराने के लिए कहा था कि मैंने तुम्हें कब कोड़ा मारा। रागिनी, देखो तुम अभी कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही थी। सुनने वाले सोचेंगे कि मैं कितनी दुष्ट बहन हूँ। किसी को पता हो न हो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करती हूँ। ये कहकर रागिनी की तरफ एक कदम बढ़ाया, मानो रागिनी को आंखों से ही धमका रही हो कि चुपचाप मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। इस वक्त उसे अच्छी बड़ी बहन होने का दिखावा करना था, इसलिए उसे रागिनी के पास तो जाना ही पड़ता। यामिनी ने बड़े ही चालाकी से ये कह दिया कि जब भी उसकी गलती होती तो सिर्फ रागिनी को डराया करती थी, पिताजी के कहने पर। रागिनी ने मन ही मन यामिनी की नौटंकी की बहुत तारीफी की। अब भला एक मूर्ख पागल की बातों पर विश्वास कौन करेगा? उसने एक ही पल में अपनी बिगड़ी हुई छवि को फिर से सुधार लिया। यामिनी इस वक्त बड़ी अच्छी बहन होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने रागिनी की तरफ अपने कदम बढ़ाए, रागिनी तुरंत डरकर बिन्नी के पीछे छुप गई। रागिनी की इस हरकत ने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया यामिनी की बातों के बारे में। अगर यह और कोई वक्त होता तो यामिनी यह देखकर बहुत खुश होती कि उसकी छोटी बहन उसे कितना डरती है, लेकिन इस वक्त रागिनी को डराना उसके प्लान को पूरी तरह से पानी फेर रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि रागिनी को अभी जान से मार दे। विन्नी ने महसूस किया कि आज के लिए बहुत नाटक हो गया, इसलिए उसने इन सब को ख़त्म करने के लिए मालकिन का हाथ पकड़ के कहा, मालकिन, आपके सिर में अभी दर्द हो रहा होगा ना, चलिए आप अंदर चलकर आराम करिए। ये कहकर विन्नी रागिनी को अपने साथ अंदर कमरे में लेकर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। यामिनी अपनी आंखों के सामने से रागिनी को गुस्से में अंदर जाते देखती रह गई। उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद हो गया। यामिनी को सैनिकों को देखकर कहा, मैं अभी चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। हालांकि वो ये शब्द बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए बोल रही थी, लेकिन अंदर से तो उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो रागिनी की जान ले ले। दरवाज़ा बंद करते ही बिन्नी रागिनी के आसपास की मासूम बच्चे की तरह उछलते हुए बोली, मालकिन, आप न हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। अब आप हमारे तीसरे माह में यानी महान युद्ध देवता की पत्नी है। अब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आपकी बहन ही क्यों न हो। दोपहर में जब बिन्नी ने रागिनी के लिए खाना लेकर आई थी तो उसने देखा था कि